केस मतलब इसमें मेरे को आपका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग। सर इसी कि स्टेट बैंक क्या कहना चाह रही कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इनको, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर ये कह रहा है कि हमारे फेवर में ये ऑर्डर है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाए बताने। सर बिकॉज कोर्ट ने रिटायर्ड माना है। जी हाँ, और बैंक इस लेवल पे लड़ रहा है, दिस इज शॉकिंग टू द कोर्ट। क्योंकि पूरी पिटीशन से ये इंटेंशन नहीं निकाला बैंक ने कि ये पेंशन मांग रहे हैं। सर अगर इंटाइट इसमें आपने पहले एक रिप्लाई दिया है, उसमें प्लेनरी ऑब्जेक्शन, जी बट मेरिट पे रिप्लाई है वो। और फिर एक एप्लीकेशन अलग से लगाई। सर उसके प्रेयर क्लॉज में लिखा हुआ है that, हाँ नहीं, फिर एक एप्लीकेशन अलग से लगाई जी कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन डिसाइड किया जाए। तो रिट पिटीशन मेंटेनेबल क्यों नहीं हो सकती? सर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे वांट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। रिलीफ तो इनकी ये नहीं थी कि इंटरप्रिटेशन किया जाए। रिलीफ में नहीं, लेकिन जो पिटीशन के अंदर प्रेयर थी पूरी सारी पढ़ लेते पिटीशन जी। इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि रिलाई तो हर कोई करता ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया कि पेंशन दी जाए, ऐसा लिखा नहीं, ऐसा कहाँ, ऐसा तो ऑर्डर तो ऐसे ही रिलाई होता है सर्टिफिकेट, उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाना पड़ता। भाई यहाँ आप लोग रोज रूलिंग साइट करते हैं, जजमेंट साइट करते हैं। बिकॉज ऑफ द फैक्ट अगर इसने अपने केस का जजमेंट साइट किया है, सर आई एम नॉट सेइंग दैट ही हैज साइटेड इट, हाँ, he has said that the Supreme Court has ordered that the pension be given, because the Supreme Court has, the Honorable Supreme Court has said that if admissible under the law, the word मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के लिए कंसीडर करने को बोला। yes, and we have considered and rejected, yes, और वो रिजेक्शन इज अंडर चैलेंज। but तो why he is required to go to Supreme Court again? but on the basis of the interpretation of the order passed by the Honorable Supreme Court, they wanted to say, अगर आपका रिजेक्शन ऑर्डर चैलेंज किया है इन्होंने पिटीशन में, तो उसके लिए आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, हाई कोर्ट नहीं आ सकता? नहीं, उसके संबंध में तो आ सकते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट नहीं करता क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का? सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे हम इंटरप्रिटेशन करवाने, कि आप ही एक्सप्लेन करके बताइए। सर इसी केस मतलब इसमें मेरे को आपका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग। सर इसी कि स्टेट बैंक क्या कहना चाह रही कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए इनको, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर ये कह रहा है कि हमारे फेवर में ये ऑर्डर है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाए बताने। सर बिकॉज दे आर सेइंग दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द पेंशन बी पेड, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इफ एडमिसिबल, ये कहीं, ये तो ही इज नॉट, ही इज अ लेमैन, ही इज नॉट अ लॉयर। उसका कहेगा सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा पेंशन देने, बट पिटीशन हैज नॉट बीन फाइल्ड बाय द लेमैन। बैंक तो उसको कैसे इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंटरप्रिटेशन कराने आया इधर हाई कोर्ट। ये तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन कंसीडर करो, आपने रिजेक्ट कर दी, चैलेंज कर रहे हैं इसमें, तो इसके लिए पिटीशन क्यों नहीं मेंटेनेबल होगी? सर बिकॉज़ बाय वे ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन, ये आपका ऐसा सोचना है कि इंटरप्रिटेशन करा रहे हैं इसलिए मेंटेनेबल नहीं है पिटीशन। So this is the objection with respect to this. So please elaborate that कि how it is petition is not maintainable, मतलब sir because in the entire petition they have said that please read my lord, पूरी पिटीशन में आपका रिजेक्शन ऑर्डर चैलेंज है कि नहीं? सर वो तो नहीं है, बाद में उन्होंने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दी दैट इज नॉट बीन अलाउड। आप देखें रिलीफ में भी पैराग्राफ नंबर, प्लीज कंसीडर दिस पिटीशन इज फाइल्ड एंड ड्राफ्टेड बाय अ पिटिशनर इन पर्सन, नॉट बाय अ लॉयर। सर इट हैज बीन फाइल्ड बाय अ लॉयर। चलिए पुअर ड्राफ्टिंग है, बट उसका इंटेंशन तो आपको समझ में आ रहा है कि वो पेंशन ही मांग रहा है। यहां पर आप एक अपने रिटायर्ड एम्प्लॉय से इस लेवल पे जाके लड़ेंगे, दिस इज शॉकिंग टू द कोर्ट। सर रिटायर्ड तो उनको कोर्ट ने किया है, जो भी हो, आप ही का एक्स एम्प्लॉय है, अदरवाइज तो डिसमिस द एम्प्लॉय। हाँ, एक्स एम्प्लॉय है आपका, कोर्ट ने रिटायर्ड माना है जी। हाँ, और बैंक इस लेवल पे लड़ रहा है, दिस इज शॉकिंग टू द कोर्ट। क्योंकि पूरी पिटीशन से ये इंटेंशन नहीं निकाला बैंक ने कि ये पेंशन मांग रहे हैं। सर अगर इंटाइटलमेंट होता तो जो इंटाइटलमेंट था वो दिया ही है। देखिए लॉ की बात जी, आपको ऑब्जेक्शन इनकी प्लीडिंग पे है, इनकी रिलीफ क्लॉज पे है और इनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे है। पहला ऑब्जेक्शन आपका यही है रिट अपील में कि इन्होंने प्लीडिंग में पेंशन की रिलीफ नहीं मांगी। सर अभी हम है ना, पिटीशन आर्ग्यू कर रहे हैं, रिट अपील नहीं है। रिट पिटीशन नहीं, आप जिस ग्राउंड पे रिमांड करा के लाए ना, उससे हम तो इस ग्राउंड पर रिमांड करा के लाए हैं कि हमने मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन रेज किया, दैट हैज नॉट बीन डिसाइडेड। नहीं, दूसरा है कि इन्होंने पेंशन मांगी नहीं, दैट ऑब्जेक्शन ऑफ मेंटेनेबिलिटी में भी रिजेक्टेड, बट दैट ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड एंड इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड, दिस वाज द ग्राउंड इवन इन द रिट अपील, द ऑर्डर पास इन द रिट अपील। दो ग्राउंड पे आपकी रिट अपील थी, एक तो मेंटेनेबिलिटी का पॉइंट नहीं डिसाइड हुआ जी, दूसरा इन्होंने पेंशन नहीं मांगी और उसके बाद भी कोर्ट ने पेंशन का ऑर्डर जी। पूरी पिटीशन से ये गैदर नहीं हो रहा कि ये पेंशन के लिए लगाई गई है पिटीशन।
सर पिटीशन में हम बहुत सारी बातें लिखते हैं, लेकिन अगर रिलीफ में नहीं लिखते हैं तो इसीलिए उन्होंने रिलीफ को अमेंडमेंट क्यों किया? अभी बाद में सब कर दिया, अब ठीक है, अब चूंकि अब आपका आपके लिए demand- ऑब्जेक्शन है तो उन्होंने उसको अमेंड कर दिया, ठीक है। वो अभी मेंटेनेबिलिटी पे सुनते हैं पहले। मेंटेनेबिलिटी पर इतना ही कहना मेरा, इतना तो उस दिन भी सिंगल्स आपने बहस की थी। तो वो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बहस नहीं, की। इतनी बहस की थी उन्होंने। मैंने उनसे इसीलिए कहा था कि आप भी आ जाइए, बोल नहीं साहब मैं आई विल नॉट, नहीं, वाई ही विल नॉट वी डोंट, they return back the file to the bank and thereafter the bank is नहीं, वकालतनामे में उनके साइन है, दूसरा जो लगाया आपने उसमें भी उनके साइन है। एनओसी नहीं लेना चाहते थे इसलिए हम करा लेते हैं, जनरली हम एनओसी लेते हैं। The way you are treating this bank is treating him is very unfair. Very unfair. मेरिट पे केस जीते हारे, it makes no difference. सर वो तो your lordship knows that ना बैंक को कोई फर्क पड़ेगा, ना कोर्ट को कोई फर्क पड़ेगा. But the way bank is contesting matters is highly objectionable. Bank was agreed In only, silly points पे. sir, bank was agreed only on two grounds. One, that the cost as well as the interest has been awarded. आप रिव्यू में आते उसको हो सकता मॉडिफाई कर देते, बट ऑन दीज ग्राउंड कर ठीक है, आप बहस करिए, आई डोंट वांट टू से। इसमें आपका ऑब्जेक्शन इज रिजेक्टेड, देन कम टू द मैरिज। Kindly see the order in Annexure P1. Writ appellate court has not set aside the order on merit. मेरिट पे तो रिवर्स नहीं किया, उसमें केवल लिखा preliminary objection ought to have been I decided. do not want to comment anything, my lord, on that. I am hearing because of the direction by DB. My- तो DB के ऑर्डर में आप बता दें मेरिट पे कहीं No direction has been comment issued, किया not the request has been made to this honorable court to reconsider the matter, and the question of entitlement is also required to be considered. Because the entire रिक्वेस्ट तो नहीं लिखा। request नहीं, but वो sir वो remand to the single bench doesn't mean that it is an order, because नहीं, कम टू पैरा 12 my lord, data block. रिट अपील ऑर्डर, जी मतलब पूरे ऑर्डर में मेरिट में कहीं लिखा हो कि मेरिट पे जो हमने एंटाइटलमेंट डिसाइड किया है वो गलत है, उसको रिकंसीडर करना चाहिए इस पॉइंट पे। नहीं तो वो तो आपके सामने आप कंसिडर होगा ना कि नहीं, they are एक बार कर entitled. चुके कंसीडर, वो क्वेश्चन कहाँ हुआ इसमें रिट अपीलेट कोर्ट में? मेरिट पार्ट तो टच नहीं हुआ, Sir, the entire order has been set aside. So, बट मेरिट पार्ट वेयर इज द कमेंट ऑन मेरिट पार्ट? sir, if this honorable court is of the opinion that the merits has not been touched, in spite of नहीं, the fact that the हमारी ओपिनियन आप पढ़ के बता दीजिए sir ऑर्डर से, order में तो order has been set aside. बस। नहीं, मेरिट पे कहीं लिखा हो तो वो बता दीजिए। नहीं order has been set aside. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरिट पे कहीं कुछ लिखा हो ऑर्डर में? नहीं लिखा। नहीं लिखा, पर मेरिट पर डिसाइड करने के लिए लिखा है। अब मतलब दोबारा क्या उसी चीज को मेरिट में, तो रिव्यू हो गया, तो फिर तो रिव्यू हो गया। तो अगर हम मेरिट पे दोबारा सुने इसको तो फिर आपकी रिव्यू पिटीशन, क्योंकि एक बार मेरिट पे तो डिसाइड कर दिया हमने। रीट अपील नहीं, में आप फिर ठीक है, रीट अपील में भी एडवोकेट अपीयर होते हैं, ये खुद अपीयर थोड़ी होते। ठीक है। तो मेरिट पे मतलब why he is not entitled for pension? Sir, under any of the regulations which we have quoted, even in the impugned order, he is not entitled. सर अगर इंटाइटलमेंट है तो हमको देने में कहीं दिक्कत नहीं है। अंडर द रेगुलेशंस ही मस्ट बी इंटाइटल्ड फॉर दैट। नहीं, आपका कहना है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 28 सुपरएनुएशन इसके अलावा और रेगुलेशंस ही नहीं to an employee who is retiring on attaining the age of superannuation, which is 60 years. जी, You have not attained the age of 60 years. Hence he is entitled, he is not entitled. ये आपका रीजनिंग है। 28 में भी, 29 में भी नहीं और 33 में भी नहीं, किसी में भी नहीं। In terms of the regulation, an employee is required to complete 20 years of qualifying service. सर पेंशन का इंटाइटलमेंट इन 3 रेगुलेशंस के अलावा और किसी में नहीं। You have admittedly completed only 14 years, 8 months, 6 days. In terms of regulation 33, employee will not be entitled for pension unless सर कोई भी he will be रेट अगर entitled for pension or superannuation. कोई भी रेट अगर इशू होगी तो रूल्स और रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं हुआ तो उसको कंप्लायंस के लिए होगी, उसके खिलाफ उनको पेमेंट किया जाए, ऐसे रेट तो अकॉर्डिंग टू मी Naturally. इट कैन नॉट बी इशू।
इंटाइटलमेंट अगर इनमें से किसी भी रेगुलेशन के अनुसार ये बता दे कौन सा रेगुलेशन के अनुसार इनका इंटाइटलमेंट है, देन द बैंक विल पे, देयर इज नो प्रॉब्लम। 33 है। बट देयर आर अदर टाइप ऑफ पेंशन ऑल्सो। एक है वॉलंटरी रिटायरमेंट है, एक इनवैलिड पेंशन है, कंपैशनेट अलाउंसेस है, एक प्री मैच्योर रिटायरमेंट पेंशन भी है। सर इसीलिए तीनों कंसीडर किया, 33 में भी, 35 है और 38। 32 में कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन। सर इंटाइटलमेंट अगर होने के बाद में हम नहीं दें तो डेफिनेटली वी आर एट फॉल्ट, पर इंटाइटलमेंट इनका नहीं है। कौन मतलब कौन से रेगुलेशन के अनुसार इनका इंटाइटलमेंट है ये तो इनको बताना पड़ेगा। हमने बता दिया कि ये 3 रेगुलेशन के अनुसार जो इसमें कोटेड है उसके अनुसार इनका इंटाइटलमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिटायरमेंट कंपल्सरी कर दिया, तो रेगुलेशन 33 में आएगा। हाँ तो कंपल्सरी रिटायरमेंट के अनुसार फिर उसमें लिखा हुआ है ना कि कब एडमिसिबल होगा। A pension is payable where the employee has been compulsory retired from service as penalty. सर रूल 33 में देखिए आप, नहीं 33 देख रहे हैं। provided that pension may be granted to an employee who has compulsorily retired from service as a penalty in terms of service regulation, but it stipulates that entitlement of such pension would be on attaining the age of superannuation. तो फिर कहेगा फिर पनिशमेंट ही क्या हुआ फिर कंपल्सरी फिर रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन तक उसको सर्विस ही कराना है। तो Sir, as the present case, the petitioner has rendered a service of 14 years, 8 months and 11 days in the bank, and he did not attain the age of superannuation. The date of his dismissal from service of the bank, he is not entitled for pension. सर जो इसमें एक क्वेश्चन अब ये फिर भी है कि जिस दिन डेट ऑफ डिसमिसल है उस तारीख को ही कंपल्सरी रिटायरमेंट माना जाएगा। ऐसा तो नहीं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस तारीख को कंपल्सरी रिटायरमेंट माना जाएगा। 14 साल ही मान रहे हैं, 14 साल ही मान, वही मेंशन नहीं तो ये कंपल्सरी रिटायरमेंट अगर करते हैं आपको, दैट मींस बिफोर सुपरएन्युएशन ही तो होगा ना कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो उसके लिए तो उसका के लिए फिर कितनी सर्विस होनी चाहिए? वो तो 20 ईयर्स चाहिए, 14 ईयर्स समथिंग, 14 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 11 डेज ही हो रहे हैं इसके। वही हमने कैलकुलेट भी किया, हमने लिखा भी है। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, बैंक का ग्रीवेंस केवल इतना था और है तब एक तो आपने जो इंटरेस्ट अवार्ड कर दिया, इंटरेस्ट अवार्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि पेंशन के ऊपर कंसिडर करो, तो इंटरेस्ट उस पुरानी तारीख से कैसे देंगे? एक और दूसरा उसको कॉस्ट लगाई थी ये दो, और तीसरा वो लॉ में परमिटेड नहीं था रेगुलेशन, और कोई ग्रीवेंस दिए गए और कोई ग्रीवेंस हो भी नहीं सकता। मतलब ग्रीवेंस तो वही है, कोई मेरे से कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है। but because of the fact that even without the cost has been imposed, there was no reason to award the cost. खैर anyway अब उस पर कमेंट करना, और इंटरेस्ट भी उसको उस तारीख से दिला दिया आप, इंटरेस्ट भी उसका जब इंटाइटलमेंट उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट में कन्वर्ट कर उसी तक कन्फाइंड रखनी थी ना। बट आप चैलेंज क्या कर रहे हैं कि इसने पेंशन नहीं मांगी, पूरी पिटीशन ही पेंशन के लिए, पूरा लड़ाई पेंशन के लिए। आप वहां जाके कह रहे हैं कि इन्हें पेंशन नहीं मांगी रिलीफ क्लॉज में, अगर एक लाइन एक वर्ड नहीं भी लिखा, बट पूरी पिटीशन आप फ्रैंकली बताइए मिस्टर सेठी, सर इसीलिए रिलीफ पिटीशन किस बात के लिए लगाई थी? पेंशन के लिए लगी थी ना। चैलेंज किया था इस ऑर्डर को, इनेक्शन P1 जिससे पेंशन डिनाई हो, तो पिटीशन में क्या मांगेगा आदमी? पेंशन ही मांगेगा। सर एक और रिक्वेस्ट करूं, ये ऐसा नहीं है कि लेमैन ने लगाई ऑब्जेक्शन दैट वाज आर्ग्यूड एंड इट वाज रिजेक्टेड। आपके सामने आज लेमैन ने, लेकिन पिटीशन लेमैन ने लगाई थी। चलिए नहीं है, नहीं भी हम नहीं बोल रहे, चलिए, लेकिन पिटीशन से नहीं समझ में आ रहा था बैंकों की ये पेंशन ही मांग रहे हैं पिटीशन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उतना ही स्कोप छोड़ा था पेंशन का, वही पेंशन के लिए दोबारा पिटीशन लगी थी। अब आप कह रहे नहीं रिलीफ क्लॉज में नहीं लगी सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इंटाइटलमेंट हो तो वो हमने डिसाइड किया, उस डिसाइड किए हुए ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया। वही तो है, दोबारा इसलिए लगी ना कि आपने रिजेक्ट की पेंशन, तो पिटीशन में पेंशन ही तो मांगी थी। हाँ तो इनको फिर ये बताना था कि इन रेगुलेशन के अनुसार हमने कहा कि नॉट इंटाइटलमेंट, तो इन रेगुलेशन के अनुसार इंटाइटलमेंट है, ये इनको बताना था। पूरी पिटीशन का ही नहीं का ऑर्डर खोली, उसमें पूरी रिलीफ क्लोज कोड करके लिखा है कि पेंशन नहीं मांगी और रिट कोर्ट ने पेंशन दिला दी, ये आपने स्पेसिफिकली आर्ग्यू किया वहां। उसकी रिलीफ नहीं थी, पूरी पिटीशन से नहीं समझ में आ रहा था कि पेंशन ही मांगी गई है। सर पिटीशन में तो रिलीफ होना चाहिए ना, पिटीशन में तो हम बहुत सारी बातें लिखते हैं। ठीक है सिटी सर, इतना अगर टेक्निकल है तो फिर ठीक है, इतने टेक्निकल है तो फिर ठीक है। आई विल कीप दिस इन माय माइंड, इफ इट इज टू टेक्निकल। In case of bank,
हाँ कि इतना अगर बैंक टेक्निकल है तो फिर ठीक है कि उनको पिटीशन से नहीं समझ में आ रहा कि पेंशन मांगी जा रही है, रिलीफ में अगर एक लाइन नहीं लिखी है तो। सर पर रेट ऑफ मेंटेनेंस आप इशू करेंगे तो कोई रेगुलेशन का पालन नहीं किया उसके अनुसार ही कर, तो रेगुलेशन के अनुसार इंटाइटलमेंट है ये तो बताएंगे। वो ठीक है, मेरिट की बात अलग, आप मेरिट पे लड़ते हैं, रेट अपील में बात अलग होती है। बट इस 2 पॉइंट पे लड़ना कि रिलीफ नहीं थी और दूसरा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन सिंगल साहब ने बहस की तो रिजेक्ट किया था, मेड अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिफोर द रिट कोर्ट कि इन्होंने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पे बहस नहीं की थी, और बहस हुई थी और रिजेक्ट नहीं हुआ, नहीं लिखा होगा ऑर्डर में बट ओरली उनको बोला था कि इट इज मेंटेनेंस। रेट अपील हैज बीन ड्राफ्टेड बाय हिम, हाँ, so I have argued the that's why he's avoiding not coming to the court because he argued and I rejected, and that writ petition is very much maintainable because it is filed वो तो challenging your rejection order. सर ऑब्जेक्शन के साथ में रिप्लाई ऑन मेरिट्स भी था, वो डेट आई आल्सो हाँ ना, मेरिट पे रिप्लाई, और मेरिट पे ही बहस हुई थी उस दिन, रिप्लाई में भी और वो चूंकि आपके एक ओआईसी ने एक एप्लीकेशन फाइल करके डाल दी थी जिसको ना उस दिन नोटिस में लाया गया था ना बताया थे कि कोई आईए पेंडिंग है, और जिसको आपने रिट अपील में स्ट्रेस किया कि एक हमारी आईए पेंडिंग है कि जिसमें हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज किया था, और वो लॉयर ने भी साइन नहीं की, वो ओआईसी फाइल करके चला गया होगा। सर हमने भी तो रिकॉर्ड के बेसिस पे बहस की सर, जो था तो इसलिए इसमें बैंक का जो कंडक्ट है दैट इज ऑब्जेक्शनेबल एंड दैट इज एनोइंग द कोर्ट। सिंगल साहब ने स्पेसिफिकली आर्ग्यू किया था मेंटेनेबिलिटी और आई रिजेक्टेड ऑन, देयर आफ्टर ही आर्ग्यूड ऑन मेरिट। सब पर्सनल एराइंग की तो एक नो इज द बैंक नॉट अगेन, नो नॉट अगेंस्ट, नहीं मैं बताऊं फिर रॉन्ग ग्राउंड फाइलिंग अ रिट अपील एंड मेरिट पे आप करना था ना उसको, या कॉस्ट के पॉइंट पे जाते हैं आप या इंटरेस्ट के पॉइंट पे जाते हैं, इन 2 पॉइंट पे क्यों जाने की? मैंने तो आर्ग्यू मेरिट्स पे भी किया था कि रेगुलेशन इंटाइटलमेंट नहीं है, बिकॉज आई माई सेल्फ उसके लिए तो एक लाइन भी नहीं लिखी हुई है। हाँ नहीं लिखी, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि भाई आपके 2 प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पे हम चलिए रेट अपील अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो बोथ द पॉइंट रिजेक्टेड।